हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, ग्रेविटेशन पार्ट 1 आपका पूरा हो गया होगा। अवश्य आप पढ़ चुके होंगे, तैयार कर चुके होंगे। जहाँ तक हो गया है ठीक उसके आगे P100 फिजिक्स मैथ्स DP सर। आइए स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग देख रहे थे बेटा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाउ इट वेरीज विथ हाइट एंड विथ डेप्थ, and also what is the variation in g due to the shape of the earth। मीन्स कि जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं और पृथ्वी की सतह के नीचे जाते हैं सेंटर की तरफ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कैसे वैरी करता है, कैसे बदलता है डिस्टेंस के साथ, और पृथ्वी के आकार के कारण ही जी के मान में परिवर्तन क्यों और कितना होता है, ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब यहाँ से आगे अगला क्या 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 कारण है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज का। चलिए तो लिखिए कि वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ या स्पिन ऑफ अर्थ। हम जो जानते हैं कि अर्थ पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है, यानी कि स्पिन करती है, चक्रण करती है, और सन के चार तरफ घूमती भी है ना। यानी कि अर्थ के पास में दो मोशन है, जैसे स्पिन में है, जैसे इलेक्ट्रॉन का है वैसे ही। तो जो जैसा इलेक्ट्रॉन करता है अपने ऑर्बिट में, जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर स्पिन भी करता है, यानी कि चक्रण हिंदी में, और रिवॉल्यूशन यानी कि परिक्रमा करता है सन का। कौन? पृथ्वी। इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस पर स्पिन और क्या, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्यूशन। ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन का था, ठीक वैसे ही अर्थ भी, यानी कि सभी प्लैनेट भी, तो जानते हैं कि वे सभी बॉडी, अंतरिक्ष में पाई जाने वाले सभी वस्तुएं जो सन के चारों तरफ घूमती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं प्लैनेट। और वे सभी बॉडी, हेवनली बॉडीज, जो प्लैनेट की तरफ चारों तरफ घूमती हैं, उनको बोलते हैं सैटेलाइट। फॉर एग्जांपल, मून क्या है? सैटेलाइट। अर्थ क्या है? प्लैनेट। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट हैं। देयर आर 9 प्लैनेट्स। लेकिन प्लूटो को अब प्लैनेट नहीं माना जाता, तो प्लूटो को हटा दिया जाए तो 8 ही प्लैनेट हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स। लेकिन प्लूटो को लेकर के कितने हैं? 9 प्लैनेट। अब ऐसे सैटेलाइट, तो सैटेलाइट दो प्रकार की होती है। एक तो वह जो हम रॉकेट से छोड़ते हैं, और दूसरा वह जो नेचुरल तरीके से, जैसे मून, तो मून नेचुरल सैटेलाइट है, और जैसे टाइटन, सैटर्न का नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन इनसेट, 2D 2C, ये सब क्या हैं? ये सब जो छोड़े जाते हैं रॉकेट से, ये सब सैटेलाइट हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्या है, कैसे है, क्यों है, कैसे चक्कर लगाते हैं, स्पीड क्या है, एनर्जी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, अभी सब कुछ आएगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोगों का टॉपिक क्या है बेटा? एक्सेलरेशन, वेरिएशन ऑफ जी में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन किसके कारण से? ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ द अर्थ, यानी कि ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। ओके, चलिए बेटा, तो आइए देखा जाए। एक अर्थ का डायग्राम बना दे बेटा। हाँ, मेरे साथ बनाते रहिए। अर्थ और अर्थ का मास, एक अर्थ बेटा, मास ले लिया जाए me, और रेडियस ले लिया जाए अर्थ का सेंटर, और रेडियस ले लिया जाए re, मास ले लिया me। ओके, चलिए, वेरिएशन ऑफ जी। सपोज करिए, तो हाँ, पहली बात यह है कि यह एक्सिस, पृथ्वी की एक्सिस, अक्ष, जिसके चारों तरफ, जिसके अराउंड
मोशन हो रहा है, सपोज करिए ओमेगा। ओमेगा से अर्थ पृथ्वी अपनी एक्सिस पर रोटेशन कर रही है, रोटेट कर रही है। जानते हैं कि यह एक्सिस कुछ यहाँ एग्जैक्ट हम लोग तो समझना, चूँकि हमको यहाँ पर हम लोगों को केवल ये समझना है कि क्यों स्पिन से कैसे जी परिवर्तित होता है, जी के मान में चेंज होता है। एक्सिस को देखेंगे बेटा कि रियल एक्सिस एक्चुअल में होती कहाँ पर है ना, तो अर्थ की रियल एक्सिस रोटेशन की बेटा ये होती है। जैसे जियोग्राफिकली ये देखा जाएगा बेटा, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मीन्स कि यह एग्जैक्ट वर्टिकल नहीं होती। यह कैसे होती है, यहाँ पर यह डिग्री होती है बेटा 11 डिग्री। यह 11 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पे, मीन्स कि एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड विथ द वर्टिकल बाई 11 डिग्री, 11 अंश ना। तो दिस इज द एक्चुअल एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो चाहे तो हम लोग एक्चुअल एक्सिस पर भी अपना बेटा हम लोग समझ सकते हैं अपनी बातों को, जो यहाँ पर हमको चाहिए। तो आइए एक्चुअल एक्सिस पर ही समझ लेते बेटा, इसको हटा दिया जाए तब, लेकिन ये चीज़ हटा दिया जाए। और ये कौन सी हो गई, ये वर्टिकल लाइन मान लिया जाए इसको ना बेटा, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक। और ये हमारी एक्चुअल एक्सिस ऑफ रोटेशन या स्पिन मोशन ऑफ अर्थ, स्पिन मोशन ऑफ अर्थ बेटा। ओमेगा इसकी वेलोसिटी है, रेडियस आ रही है, एंगल 11 डिग्री है। चलो बेटा, अब तो जानते हो कि जो भी वस्तुएं होंगी पृथ्वी की सतह पर स्थित, सभी वस्तुएं, पृथ्वी की सतह पर रहने वाली सभी वस्तुएं बेटा, जैसे मान लो कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, तो पृथ्वी की सतह पर रहने वाली सभी वस्तुएं क्या कर रहे होंगे। मान लो बेटा ये कोई एक वस्तु रखी हुई है जिसका मास है यम, तो यह एक अपना, ध्यान देना बेटा, अपना एक जैसे ये वस्तु तो यहीं इस रेस्ट में है, तो पृथ्वी के सापेक्ष तो रेस्ट में है ना बेटा। लेकिन चूंकि पृथ्वी घूम रही है, तो जब वो घूम रही है तो यह मास भी क्या करेगा, घूम रहा होगा, पक्का होगा ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान बातें हैं सब बेटा। एक बाल ले लीजिए, हाथ में ले लीजिए, चलिए ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ले लिया, हाँ ले लो, कुछ भी ले लो, एक बाल ले लो, ले लिया बेटा। चलो वहाँ पेन से निशान लगा दो उसको फिर कहीं पर, हाँ मीन्स इक्वेटर लाइन के ऊपर, थोड़ा सा भूमध्य रेखा के ऊपर, यानी थोड़ा सा बाल का भूमध्य रेखा मीन्स क्या, जस्ट बीच में, हाँ बीच में, जस्ट मिडिल पार्ट के ऊपर कहीं पर भी निशान लगा दिया, हाँ पेन से निशान मार दीजिए, मार दिया बेटा। अब ऐसे घुमा दो उसको, जो डॉट बनाए हो, डॉट क्या कर रहा है, सर्किल बना रहा है ना, हाँ वही चीज़। तो यह वस्तु जो है ना बेटा, ये मास एम मास की बॉडी है, तो यह मास की बॉडी क्या कर रही होगी, अपना सर्किल का फॉर्मेशन कर रही है कि नहीं कर रही, पक्का कर रही होगी, पक्का कर रही होगी ना। अच्छा, और ये क्या होगा इसका, यह इसका रेडियस होगा, देखो बेटा ये इसका रेडियस होगा ना, ये इसका रेडियस आर होगा। और यह जानते हो कि अर्थ प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, मीन्स कि अर्थ पुल ऑल थिंग्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड इट्स सेंटर ऑलवेज, मीन्स देयर विल बी ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between everybody, between each body on the earth surface and earth, between earth and everybody, each body on the surface, there will be a force of attraction, that is the gravitational force of attraction on the body. तो वस्तु चाहे जहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, इसको भी अर्थ अपने केंद्र की तरफ खींच रहा। यहाँ रख दोगे बेटा, इसको भी यहाँ रखे हो तो इसको भी, हमेशा किधर, अपने सेंटर की तरफ, देखो अपने सेंटर की तरफ। अर्थ ऑलवेज अट्रैक्ट ऑल थिंग्स टुवर्ड इट्स सेंटर, आइदर दिस इज ऑन द सरफेस और इन द स्काई, इन द स्पेस। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ खींच रही है। अब देखो बेटा, तो इस पर भी ये वाला जो मास हम लोग ने लिया, एक है कंसीडर किया बेटा, इस पर भी ये फोर्स लग रहा होगा ना, हाँ ये फोर्स लग रहा है बेटा,
इसको भी खींच लेना, अर्थ अपने तरफ खींच लेना, अपने सेंटर की तरफ। इसका नाम क्या दे दिया जाए, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने, अभी आ रही यहाँ से हटा दिया जाए थोड़ा, हाँ देखो बेटा, चलो आ रही यहाँ लिख दिया जाए बेटा। हाँ देखो यह एंगल है, ये एंगल है बेटा, लेमडा मानते हैं, हाँ इसको लेमडा मान लो एंगल को बेटा। ये फोर्स है, देखो ये फोर्स है, तो पृथ्वी के केंद्र से, सेंटर से देखो बेटा, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, लग रहा है बेटा। अच्छा, अब जो फोर्स लगता है जानते हो कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ना क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं बेटा। और जब देखो तो ये जब फोर्स अर्थ, यह मास अर्थ पर फोर्स लगा रहा है, टच में है, कांटेक्ट में, तो यह अर्थ इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा ना, तो एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होता है एन। नाउ द क्वेश्चन कि विच विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन। सवाल ये कहाँ सर्कुलर मोशन है, तो देखो बेटा यह मास से सर्किल का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी, किसकी, एफ सी। पीछे पढ़े हैं सब कुछ, सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा आपका, तो जानते हो कि एफ सी बराबर क्या होता है बेटा, एफ सी बराबर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए बेटा एफ सी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। जानते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए रियल फोर्स, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कुलर मोशन, इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। कोई भी वस्तु 1 भी मिलीमीटर सर्कुलर मोशन नहीं कर सकती जब तक कि उसको बाहर से कहीं से सेंट्रीपिटल फोर्स ना मिले। सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स नहीं होता, यह एक ज़रूरत है, दिस इज ए रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल यह एक रिक्वायरमेंट है, दिस इज ए ज़रूरत, रिक्वायरमेंट, दिस इज ए रिक्वायरमेंट, यह एक ज़रूरत है किसका, सर्कुलर मोशन का। यदि यह नहीं मिलेगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। डिटेल पढ़ने के लिए बेटा सर्कुलर मोशन चैप्टर फिनिश हो चुका है, पीछे है, जा करके सर्कुलर मोशन पूरा डिटेल पढ़ो बेटा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ओके चलो बेटा और आगे देखो। हाँ, अब सवाल ये है कि जैसे जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन करता है बेटा, न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस सप्लाई द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दिस एफ से। when a car taking turn on the flat roads, then angle of banking with the vertical provides required centripetal force. Okay, when moon revolve around the earth, then the force of attraction between the moon and the earth provide required centripetal force. तो डिफरेंट केस में डिफरेंट फोर्स के सोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई रियल फोर्स नहीं है, यह एक ज़रूरत है। डिटेल के लिए सर्कुलर मोशन में चले जाओ बेटा, वहाँ जम के पढ़ लीजिएगा बाद में, अभी फिलहाल जो पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए। कम ऑन पॉइंट नाउ। अब यहाँ पर सवाल यह है कि यहाँ कौन कर रहा है, तो अब जानते हो बेटा कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है इस पर एक कौन सा फोर्स है, तो दिस इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इसका मान कितना होगा बेटा, इसका मान होगा W के बराबर। W मीन्स वेट, देखो बेटा तो वेट ऑफ मास m जो रखा ना, W बराबर कितना हुआ mg, माइंड हियर दिस इज द mg, तो यह mg इज द रियल वेट ऑफ दिस बॉडी एक्टिंग टूवर्ड हियर, दिस इज द W ना, ए mg। या आप कहो बेटा ऐसे भी कर सकते हो क्या कि फोर्स भी F के फॉर्म में भी ले सकते हो कि F बराबर क्या, G m बाई आर का होल स्क्वायर। और देखो बेटा G m बाई आर का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो जानते हो किसी को G कहते हो इंटू m, तो F बराबर क्या होगा बेटा mg, देख रहे हो ना।
यही क्या हुआ, अब इसी का जो रिएक्शन लगता है बॉडी पर उसी को कहते हैं W। तो W बराबर क्या होगा बेटा, W बराबर mg। ओके, तो देखो बेटा ये, तो यह मैं कहूँ कि यह n किसके बराबर है बेटा, तो n बराबर W। कीप इन माइंड दिस लाइन, n बराबर W। क्यों, हमको अपना भार अर्थ के अट्रैक्शन के कारण महसूस होता है कि अर्थ के रिएक्शन के कारण महसूस होता है। हमारी निशान दोनों में से किसी एक पर। फिर से सुनिए, हमको अपना भार पृथ्वी के आकर्षण के कारण महसूस होता है या कि पृथ्वी की हमारे बॉडी पर प्रतिक्रिया के कारण महसूस होता है। आंसर मारिए जल्दी। देखिए n बराबर W, n इज द रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑफ द अर्थ ऑन माई बॉडी ऑन द ऑब्जेक्ट, तो रिएक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट प्रोवाइड वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। हमको अपना भार इसलिए महसूस होता है कि हमारे ऊपर अर्थ का रिएक्शन प्रतिक्रिया लगी हुई है और हमारा एक्शन अर्थ के ऊपर है। तो दिस इज रीजन दैट व्हाई हियर n इक्वल टू W। दिस इज रीजन दैट व्हाई n इक्वल टू W बिकॉज n इज द रिएक्शन एंड W इज द वेट। तो वेट ऑफ दिस बॉडी इज एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू द रिएक्शन फोर्स ऑफ अर्थ ऑन दिस बॉडी। क्लियर? ओके। अब एक क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर ये तो हम लोग क्लियर हो गए कि ये यहाँ पर एक फोर्स बेटा, देखो ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, दिस इज द W ना बेटा। हाँ, आप कहेंगे सर कि यहाँ भी W है, हाँ वही है, दोनों आपस में बराबर ही है, दोनों आपस में बराबर ही है। तो जब न्यूमेरिकली डायरेक्शन पूछेंगे तो आप कहेंगे कि ये है न्यूमेरिकल वैल्यू की, आप कह सकते हो ना बेटा कि AMG है। पूरा लिखने के बजाय, EF को लिखने के बजाय आप शॉर्ट में छोटे में इसको लिख सकते हो बेटा। पूरा लिखना है तो आप इसको लिखो GME/r²। शॉर्ट में लिखना है तो W बराबर mg। तो mg यह भी यहाँ लिख सकते हो बेटा और इसको भी लिख सकते हो, दोनों को लिख सकते हो। ठीक है ना बेटा, ये दोनों चीज़ें एक ही है ना, देखो इसी से निकला हुआ ये हो गया। अब जा देखिएगा अगला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, आप बार बार आपके एग्जाम में सब चीज़ें आती हैं। ठीक, अब जा देखना। अब ये बताइए कि यहाँ तो mg यहाँ है, अब इसको तब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है एक्चुअली। देखिए यहाँ पर रेडियस इसका तो यहाँ है, इसका सेंटर तो यहाँ पर है ना, देखो बेटा इसका सेंटर तो इसका सेंटर तो यहाँ है बेटा। तो इसका सेंटर जब यहाँ है तो यह रेडियस इसका ये हुआ, तो इसको FC यहाँ चाहिए और हमारा mg यहाँ है, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कौन। या बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और पहले जब एम्स होता था तो इंसर्शन रीजन में क्वेश्चन आता था। तो अब फिर देख रहे हैं नीट में इंसर्शन रीजन आ रहा है, इसी साल 4-5 क्वेश्चन है 2022 में, फिर आएगा इंसर्शन रीजन। तो अब यहाँ उस रीजन को बताइए कि यहाँ पर जब mg इधर है, नॉर्मल ऊपर है, W भी ऊपर है और कोई फोर्स इन सभी के अलावा है नहीं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पर कौन देगा। हाँ, और इस सब सारी बातें को नोट कर लिया, मैं हटाने जा रहा हूँ बेटा, इसको कर लिया है। हो गया बेटा? हाँ हाँ बेटा, चलिए तो कौन दे रहा है सेंट्रीपिटल रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए अब यहाँ पर नो बेटा, देखो यहाँ पर अब ये थोड़ा सा एरो यहाँ जगह कम है बेटा, तो यहाँ एरो लगा के लिखेगा कि FC कौन देता है। यही तो ज़रूरत है कि यहाँ पर FC कौन देगा। तो FC प्रोवाइडेड बाय ए component of weight W बराबर mg। ओके, कीप इन माइंड दिस कि mg का एक कंपोनेंट, एक हिस्सा देखो बेटा, इसी का एक कंपोनेंट इस दिशा में, यह एंगल है लेमडा। हाँ बेटा, यहाँ लेमडा ही यूज किया जाता है, इसलिए हम लेमडा बना रहे बेटा। तो लेमडा
इसका कंपोनेंट देखिए, तो एफ सी प्रोवाइडेड बाई ये कंपोनेंट ऑफ वेट डब्ल्यू बराबर एम जी। तो डब्ल्यू बराबर एम जी वेट है, तो इसका वेट डब्ल्यू ना बेटा, वेट डब्ल्यू बराबर एम जी। तो एफ सी बराबर क्या हुआ, इसका एक कंपोनेंट बेटा, कौन, एम ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर लेमडा। ओके, अंडरलाइन कर बेटा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। हाँ, इसका प्रूफ बेटा ये आपके लेवल पे नहीं है ना, हाँ बहुत बड़ा प्रूफ है इसका, ये किताब में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, तो बहुत बड़ा प्रूफ है, और ये आपके लेवल पर है भी नहीं। लास्ट में देखेंगे बेटा, एक्स्ट्रा जब रहेगा लेक्चर हमारा, जब चैप्टर फिनिश होने के बाद में जब जो टफ क्वेश्चन कराते हैं वहाँ हम इसको एक एपिसोड में प्रूफ कर देंगे, तो वहाँ पर लास्ट में देखिएगा इसको। लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है इसका बेटा, फर्स्ट ईयर का आप स्टूडेंट होंगे तो भी नहीं ज़रूरत है, 9th के 10th के होंगे बेटा हाई स्कूल के तब भी ज़रूरत नहीं है, और नीट में कोई ज़रूरत नहीं बेटा। नीट में क्वेश्चन क्या आता है मैं वैसे पॉइंट टू पॉइंट अभी क्वेश्चन ही मैं बताऊंगा आपको। आईआईटी में बैठ जा रहा बेटा, चाहे मेंस में चाहे एडवांस में, वहाँ भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए लास्ट में प्रूफ कर दूंगा क्या होता है, लेकिन ये बीएससी वगैरह में प्रूफ आता है बेटा इसका ना, तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जानते हो चैप्टर का नाम तो क्लास 6 से ही शुरू आता है, चैप्टर वही बीएससी वगैरह में भी रहते हैं, अंतर होता है लेवल का। ओके कमान, तो चलो बेटा, तो एफ सी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर लेमडा, दिस इज द एफ सी। हियर व्हाट इज एम, एम इज द बॉडी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यस, हियर ऑफ द अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, and lambda is the latitude, this is the angle lambda here, okay, with the horizontal with the equator, मैं बस इक्वेटर से कितना एंगल बना रहा है दैट इज द लेमडा ना। तो देखो बेटा लेमडा हो गया, अब जा देखना, तो जब और यह एक पार्ट है, दिस इज ए पार्ट ऑफ द वेट, देखो बेटा दिस इज एफ सी क्या है, ये कहाँ से मिला है, तो एफ सी इज ए पार्ट ना, या यू कहे बेटा, देखो बेटा ऐसे कर दे कि यह जो फोर्स है ना बेटा, ये जो फोर्स है ना एफ सी के बराबर जो दे रहा है ना, तो ये फोर्स है क्या बेटा, तो ए पार्ट दिस फोर्स इज ए पार्ट ऑफ वेट, दिस फोर्स इज ए पार्ट ऑफ द वेट, यानी कि ये देखो बेटा ना, एम ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा, तो ए पार्ट ऑफ द वेट यानी कि वेट का ही एक हिस्सा है बेटा, उसमें जो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करने में खर्च हो जाता है। वेरी फैंटास्टिक। ये बताओ कि 5 रुपये आपके पास है, 3 रुपये खर्च हो गया, बचा कितना, 2 रुपीज, 2 रुपये, तो टोटल वेट था mg, और इतना हिस्सा खर्च हो गया सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करने में, अभी केंद्र बल प्रोवाइड करने में, तो बचा कितना, जो बचा वही अपरेंट वेट हुआ। ओके, तो अब देयरफॉर अपरेंट वेट विल बी हाउ मच, W डैश इक्वल टू mg डैश, या mg डैश बराबर कितना बेटा, रियल वेट माइनस एफ सी, या mg डैश बराबर कितना बेटा, mg माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर लेमडा। ओके, तो दिस इज द फैंटास्टिक इक्वेशन, दिस इज द फैंटास्टिक इक्वेशन बेटा। अब यम सभी में है, कैन यू टेक कॉमन, देयरफॉर जी डैश बराबर कितना हुआ, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई cos square lambda, this is the fantastic acceleration due to gravity g dash, तो this is the g dash, ओके माइंड, यह apparent g dash है, क्या है ये बेटा, apparent acceleration due to gravity, apparent acceleration due to gravity is g dash equal to g minus omega square r e cos square lambda। हो गया, तो फास्ट प्रूफ कर बेटा, क्या
क्यों कैसे। टारगेट अपना डायरेक्ट आईआईटी और नीट को क्वालिफाई करना, कोई भी फालतू का इधर उधर का एक भी लाइन नहीं पढ़ने का, डायरेक्ट कंपटीशन। ओके, हाँ बेटा, क्या क्यों कैसे। अब रोटेशन का क्या प्रभाव पड़ा, रोटेशन का क्या प्रभाव पड़ा, कितना प्रभाव पड़ता है, क्यों पड़ता है, सारा आंसर यहां से क्लियर हो जाना ना। हाँ हो गया बेटा, जल्दी प्रूफ करिए तो आगे बढ़ो। mg डैश बराबर, ये mg डैश क्या बेटा, एपरेंट वेट w डैश बराबर mg डैश, mg डैश बराबर mg माइनस fc का मान रखा है मोमेश वाला का स्क्वायर लैम्डा, जो पहले से आपको ये, हाँ थोड़ा सा बेटा ना ये अच्छी तरह से याद कर लीजिए ना, भूलने ना पाए। ओके ना बेटा, तो g डैश बराबर g माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लैम्डा, दिस इज द एपरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि आभासी प्रतीत होने वाला यहाँ पर इस बिंदु पर इस मास पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g डैश विल बी हाउ मच, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द स्पिन मोशन ऑफ द अर्थ। g का मान, स्पिन के कारण g के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो स्पिन का प्रभाव क्या है बेटा, यहाँ पर साफ दिख रहा है। अब आगे बढ़ा जाए, हाँ जल्दी से नोट करिए। हो गया, कर लिए, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आ जाओ। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें ना, इसका डिस्कशन कि जो यह रिजल्ट आया हुआ है इसका, इस पर क्वेश्चंस कैसा आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हम क्वेश्चन भी यहाँ पर ले रहे हैं आपको एक दो एग्जाम्पल के रूप में। जानते हैं अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं बेटा ग्रेविटेशन की, इसके बाद में ज़बरदस्त पूरे सारे न्यूमेरिकल सब कुछ ना 4 से 5 एपिसोड में सब कुछ आ जाएगा। चलो आ जाओ, तो ये है हम लोग के सामने ये फाइनल इक्वेशन g डैश इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर लैम्डा। और यदि वेट के फॉर्म में लिखना हो बेटा तो mg डैश के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर लैम्डा। ओके, देखो एक ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइनें याद रहे बेटा, ये g के फॉर्म में है और वह वेट के फॉर्म में है। बस आ जाओ, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द पोल, पोल पर क्या होगा, एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पोल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो बेटा, एट नंबर 1 एट पोल, एट पोल, चलिए बेटा अब हम पोल पे डिस्कस करने जा रहे हैं। एट पोल तो जानते हैं बेटा कि पोल पर क्या होगा, ये एंगल कितना हो जाए, देखो तो ये इक्वेटोरियल लाइन है बेटा, ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये इक्वेटर से जो एंगल बना बेटा ये बनना ना, वही है लैम्डा। तो जब यहाँ पहुँच जाओगे यानी इक्वेटर पर, या यहाँ पर लेते बेटा, यहाँ पर ले लें तो भी कोई बात नहीं, तो जब यहाँ पर पहुँचा बेटा, हाँ तो यह जो लाइन होगी ना बेटा, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक, तो यह एंगल पृथ्वी की तुलना में बेटा भाई 11 डिग्री बहुत ही माइन्यूट है, 11 डिग्री तो बहुत ही माइन्यूट है ना, तो उसको निगलेक्ट कर सकते हो, इसलिए हम लोग यहाँ तक सोच रहे हैं ना बेटा, यहाँ तक सोच रहे हैं। तो बेटा जब ये एंगल एट पोल के लिए कितना हो गया बेटा एंगल, देखो 90 डिग्री हो गया ना, 90 डिग्री हो गया, क्या लैम्डा बराबर 90 डिग्री हो गया। तो एट पोल लैम्डा विल बी 90 डिग्री, पोल पर लैम्डा का मान 90 डिग्री हो जाना बेटा। अब जा सब आ जाओ, वैल्यू पुट कर दिया जाए यहाँ पर, चलो देखो बेटा अब आ जाओ वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो g डैश बराबर g माइनस m ओमेगा स्क्वायर, नो m हटा दो बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो g डैश बराबर g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर 90 0, g डैश बराबर g, या यूं कहें कि mg डैश बराबर mg होगा ना बेटा, g डैश बराबर g कहें, या
mg बराबर mg मीन्स देयर इज नो चेंज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड नो चेंज इन द वेट. तो नो चेंज इन वेट, no change in the weight or acceleration due to gravity. So no change in the weight or acceleration due to gravity of the rotation on the surface on the pole at the pole. Okay, means क्या हुआ बेटा कि पोल पर पृथ्वी के स्पिन मोशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. पृथ्वी के स्पिन मोशन का कोई प्रभाव पोल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. मीन्स देयर इज नो इफेक्ट एट द पोल ऑफ द रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ. ओके, वेट विल बी weight will be constant and the acceleration due to gravity also will be constant. Means g dash will be apparent acceleration due to gravity will be equal to the real acceleration due to gravity. Apparent weight will be just equal to the actual weight. ओके, चलो बेटा, तो ये था कहाँ पर, तो हम अभी बात कर रहे थे एट पोल की बात कर रहे थे. अब हम कहाँ चलते बेटा, यह पोल की बात हो गई, यानी कि पोल पर पृथ्वी के स्पिन मोशन का पोल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. वेट भी एज यूं ही बना रहता है, वेट भी यूं ही बना रहता है बेटा, यानी कि एक्चुअल वेट पोल पर एक्चुअल वेट ही उसका रहता है. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वैसे बना रहता है ना. चलिए अब हम कहाँ देखा जाए, अब देखा जाए बेटा इक्वेटर पर क्या होता है. चलिए, तो इक्वेटर पर एट इक्वेटर व्हाट विल हैपन एट इक्वेटर. चलो बेटा, अब जब फिर वैसे सोचो तो डायग्राम में इक्वेटर भूमध्य रेखा यही है ना, तो ये तो नीचे आना है, यानी कि लेमडा का मान 0 हो जाना है. तो एट इक्वेटर लेमडा विल बी 0, लेमडा का मान 0 हो गया बेटा. और जब लेमडा का मान 0 हो गया तो यहाँ पे देखिए mg डैश बराबर mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर ई काश स्क्वायर 0 हो गया बेटा. देखो अब mg डैश बराबर mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर ई, काश स्क्वायर 0 मीन्स 1, काश 0 मीन्स 1 हो गया. तो दिस इज द फाइनल आंसर. दिस इज द फाइनल mg डैश बराबर mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर ई. दिस इज द फाइनल आंसर. हो गया बेटा. और हाँ बेटा, अब आ जाओ इस वाले इक्वेशन में देखा जाए थोड़ा. चलो बेटा, अब जो देख रहा, अब दूसरे वाले इक्वेशन पे जा देखा जाए. ऐसे ये कौन सा हुआ, ये तो वेट का प्रभाव हो गया, तो और यही डिस्कस भी कर लिया बेटा, तब आगे बढ़ते हैं. mg डैश बराबर mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर ई. इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि काश 0 था, काश 0 है और काश 0 डिग्री पर काश का मान मैक्स होता है. इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम प्रभाव कहाँ पड़ता है, इक्वेटर पर. तो देयर विल बी, या यूं कहे बेटा कि मैक्सिमम चेंज इन द वेट will be at इक्वेटर. मीन्स इक्वेटर पर वेट में चेंज क्या होगा बेटा, मैक्सिमम. तो मैक्सिमम चेंज इन द वेट विल बी एट इक्वेटर. और एंड हाउ मच, व्हाट विल बी द चेंज अमाउंट ऑफ द चेंज, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर, इसको इधर कर दिया जाए, इसको उधर कर दिया जाए, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या ले सकते बेटा हम लोग, mg माइनस mg डैश बराबर क्या, m
ओमेगा स्क्वायर आर ई, कितने का चेंज, एम ओमेगा स्क्वायर आर ई का चेंज। आ जाओ, अब जा देखना बेटा। हाँ बस ऐसे ही सब डिस्कस कर डालिए, यही कंपटीशन के सारे पॉइंट है बेटा, ठीक है। तो बिल्कुल जीरो से, यानी कि हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं बेटा, एकदम जीरो ना, क्लास 9th से शुरू करते हैं बेटा। यदि वो क्लास 9th में है वो चीज़ें तो वहाँ से शुरू करते हैं, फर्स्ट ईयर में चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक चैप्टर के नाम से वो चैप्टर क्या होता है, जीरो से, और पहुँचाते हैं उस लेवल पर जहाँ के आगे IIT और नीट के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती बेटा। उसके आगे तक हम लोग 25% पढ़ते हैं कम से कम ना बेटा। हाँ, ये है हम लोगों के पढ़ाई का तरीका। P100 फिजिक्स, ओके। आ जाओ, अब देखना। तो डेल्टा W इज हाउ मच, व्हाट इज द चेंज इन द वेट ड्यू टू रोटेशन। तो चेंज इन द वेट ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, हो गया बेटा। तो चेंज इन द वेट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो W डेल्टा W बराबर क्या होगा बेटा, तो डेल्टा W बराबर मिला हम लोगों को कितना, m ओमेगा स्क्वायर आर ई, ओके। दिस इज द मैक्सिमम चेंज आल्सो, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ पर होना है, इक्वेटर पर, एट इक्वेटर, है ना बेटा। और ये वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम चेंज कहाँ पर हुआ, इक्वेटर पर। अब मैं कहूँ कि कितना परसेंट चेंज हुआ, तो परसेंटेज डेल्टा W बराबर, तो जो चेंज हुआ, चेंज इनटू 100 अपॉन इनिशियल, जानते हैं कि दैट इज द लॉ ऑफ द परसेंट। तो चेंज देखो बेटा कितना चेंज हुआ, अपॉन इनिशियल। चलो बेटा एक कैमरे के बाहर चला जाएगा, हाँ यहाँ पे आ जाओ बेटा। तो देखो डेल्टा W परसेंट में कितना हो रहा है, जितना हुआ है, अपॉन इनिशियल, कैंसिल हो गया बेटा, बराबर क्या हुआ, अपॉन, ओके, so much percent weight will be change, so much percent weight will be change, and you can say this is also so much percent will be the change in acceleration due to gravity also। देखिए तो वेट भी उतना ही परसेंट चेंज होगा, वेट भी उतना ही परसेंट चेंज हो जा जितना एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। क्यों, क्योंकि वस्तु का मास में तो कोई चेंज होना नहीं बेटा, द्रव्यमान कभी चेंज होता नहीं है, तो भार में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में नहीं। यानी कि वेट विल बी चेंज, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द सब्सटेंस विल नॉट चेंज, दैट विल बी कांस्टेंट, देयर विल नो इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द स्पिन ऑन द मास। ओके ओके, चलो बेटा, तो ये अंडरलाइन करो बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, परसेंटेज चेंज विल बी हाउ मच, ओमेगा स्क्वायर आर इंटू 100 अपॉन जी, ओमेगा स्क्वायर आर इंटू 100 अपॉन जी, सो मच परसेंट वेट विल बी चेंज and acceleration due to gravity will also change। चलो अब तो ये था, हाँ अब आ जाइए अगला पॉइंट, सारा नोट कर लो बेटा, कुछ छूटने ना पाए। देखो क्या, क्यों, कैसे, हाँ चलो एक बार बोल दो तो, हाँ चलो एक बार बोल दो, रिवाइज करा दें थोड़ा सा, है हाँ फर्स्ट क्लास। चलो बेटा ये बताओ कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में किन किन कारणों से परिवर्तन होता है, जल्दी बोल दो। नंबर 1, जब हम सतह से ऊपर ऊंचाई पर जाते हैं तब जी के मान में परिवर्तन होता है, घटता जाता है। नंबर 2 बोलो, पृथ्वी के सतह के नीचे जाते हैं तब जी का मान में परिवर्तन होता है, तब भी घटता है। ऊपर तेजी से कि नीचे तेजी से, तो ऊपर जाते हैं तो ज़्यादा तेजी से। चलो अगला बोलो, पृथ्वी के आकार के कारण भी जी के मान में परिवर्तन होता है। वहाँ पर क्या होता है, तो चूंकि दोनों रेडियस, पोलर रेडियस और इक्वेटोरियल रेडियस दोनों बराबर नहीं होते, दोनों में 21 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, जिसका कौन सा रेडियस कम है, तो पोल का रेडियस कम है, तो जी का मान कहाँ पर ज़्यादा है, पोल पर। कहाँ पर कम है, इक्वेटर पर। इक्वेटर से पोल पे जाओगे तो क्या होगा,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान बढ़ेगा और हमको अपना आभासी भार ज़्यादा महसूस होगा, यानी कि हमको भार ज़्यादा महसूस होगा। कहाँ से कहाँ जाएंगे तब? इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तब। लेकिन यदि पोल से इक्वेटर पर उतरेंगे तब क्या होगा? यानी कि पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तब क्या होगा? तो हमको अपने भार में कमी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी कम हो गया है। ओके, यहाँ पर मैक्सिमम चेंज कितने का हो सकता है? तो यहाँ पर मैक्सिमम चेंज 1.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो सकता है। क्लियर? ओके, चलो अब फिर बोलो, यदि इक्वेटर के एलांग ही लगातार घूमते रहें तो हमारे भार में कितना परिवर्तन होगा? तो यदि इक्वेटर के एलांग ही घूमते रहें लगातार कंटिन्यू तो हमारे भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर को जब इक्वेटर पर ही रहेंगे तो कांस्टेंट रहेगा। इक्वेटर से हम पोल पे जाएं या पोल से इक्वेटर पे जाएं तब ना चेंज होगा, तब ना चेंज होगा। और जब इक्वेटर पे ही घूमते रहोगे तो भूमध्य रेखा के ही एलांग चलते रहोगे, दौड़ते रहोगे, तो कैसे चेंज होगा? नहीं होगा। पक्का? चलो बेटा, अब आ जाओ रोटेशन। अगला चेंज कौन सा है? अगला चेंज बेटा ड्यू टू रोटेशन ऑफ द पृथ्वी अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर चक्रण मोशन यानी कि स्पिन मोशन करती है ना, स्पिनिंग करती है और स्पिन करते हुए सन के चारों तरफ घूमती है। यानी क्या होता है कि पृथ्वी के पास दो प्रकार का मोशन होता है बेटा, एक होता है स्पिन मोशन और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। तो हम लोग किसका प्रभाव पड़ता है? रिवॉल्यूशन का प्रभाव पड़ता है क्या जी पर? नहीं। तो किसका प्रभाव पड़ता है? किसका प्रभाव पड़ता है? रोटेशन का, रिवॉल्यूशन यानी पृथ्वी के चारों तरफ घूमने का प्रभाव नहीं पड़ता है। जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर घूमती है उसका प्रभाव पड़ता है स्पिन। जैसे लट्टू नाचता है ना, वैसे ना, उसे स्पिन मोशन कहते हैं। तो उसका प्रभाव पड़ता है। क्या होता है उससे? तो हर वस्तुएं, सभी वस्तुएं बेटा ना, तो चाहे जहाँ पर भी रखी हुई हो, लेमडा का मान जितना बन रहा हो, यानी कि एंगल देखो बेटा, ये एंगल जितना बन रहा हो, तो जब देखो इक्वेटर पे इक्वेटर पर एंगल 0 हो जाएगा। तो इक्वेटर पर चेंज सबसे ज़्यादा होता है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना वैसे वैसे चेंज, स्पिन के कारण जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है वह घटता जाएगा। और जब पोल पे पहुंच जाओगे ना बेटा, ये है पोल, देखो यही है ना बेटा पोल, देखो। तो जब पोल पे पहुंच जाओगे यानी कि जब ध्रुव पर पहुंच जाओगे, दक्षिणी या उत्तरी, जब पोल पे पहुंच जाओगे तब एक्सेलरेशन, तब स्पिन के कारण वेट में, भार में और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई परिवर्तन पोल पर नहीं होगा ना। लेकिन जब फिर वापस आओगे तो फिर बढ़ता जाएगा परिवर्तन, चेंज। ओके, चलो यहाँ तक हो गया, तैयार हो गया बेटा। यहाँ तक आ जाओ। परसेंट कैसे निकालोगे, कितना परसेंट चेंज हुआ है? तो देखो बेटा, इतना परसेंट चेंज हुआ, ओमेगा स्क्वायर आर ई इंटू 100/g, इतना परसेंट चेंज हुआ है। ओके, आगे बढ़ा जाए। एक बार नोट कर लो सब कुछ, क्या क्या क्यों कैसे, 300 फिजिक्स। आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अब ये सोचो, क्या सोचोगे? अब ये सोचो कि यदि अचानक पृथ्वी घूमना बंद कर दे, let sudden earth stop its rotation, then the weight of any person, of a person will be changed maximum at and how much? यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे बेटा, तो सबसे ज़्यादा भार में परिवर्तन पृथ्वी के किस स्थान पर दिखाई देगा? हाँ जल्दी बोलिए। लेट अर्थ स्टॉप इट्स रोटेशन। चलो बेटा जल्दी से लिख लो तो, एज ए क्वेश्चन। ना बेटा, चलो तो ओमेगा क्या हो जाएगा?
ओमेगा 0 हो जाएगा ना, ओमेगा 0 हो जाएगा बेटा। जो ओमेगा 0 होगा तो आओ जा देखते हैं नंबर 1 एट पोल। पोल तो पोल पर तो पहले ही ना बेटा, पोल पर तो एम जी डैश बराबर एम जी पहले ही था, यानी कि जी डैश बराबर जी पहले ही था। हाँ, ये तो पहले ही था। सोचो यहाँ ओमेगा है, इसमें ओमेगा है, ओमेगा न होने का सेंस है कि यह ओमेगा पर डिपेंड नहीं करता। देखो एट पोल, एट पोल, पोल पर तो ओमेगा, पोल वाले पर तो ओमेगा है ही नहीं, क्योंकि 90 हो गया था अभी देखो पीछे प्रूफ किए हो ना, तो उसमें तो ओमेगा है ही नहीं। तो जब ओमेगा ही नहीं तो प्रभाव क्या पड़ेगा ना, तो डैश नॉट अफेक्टेड, कोई प्रभाव नहीं ना, नो चेंज, नो इफेक्ट हो गया बेटा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहाँ पर? एट पोल। जी का भी मान वैसे ही का वैसे ही रहेगा, पोल पर कोई चेंज नहीं बेटा, और वेट भी, वस्तु का भार भी उतना ही रहेगा। अब आ जाओ नंबर 2 पे चलो बेटा, एट इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या होगा? इक्वेटर पे तो सबसे ज़्यादा चेंज हुआ था ना, तो देखना एम जी डैश बराबर एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आ रही था ना, उसके लिए फार्मूला। देखो बेटा अब होगा क्या, क्या होगा देखो, ओमेगा मान 0 लेट अर्थ सडन स्टॉप। स्टॉप का मतलब क्या हुआ? स्टॉप का मतलब हुआ कि ओमेगा का मान 0। तो अब देखो ओमेगा 0 तो सिंस ओमेगा इक्वल टू 0 व्हाट विल हैपन, एम जी डैश बराबर एम जी। देखो बेटा हो गया, एम जी डैश बराबर एम जी, या यू कैन से दैट जी डैश इक्वल टू जी। जी डैश इक्वल टू जी मीन्स क्या कि इतने का चेंज हुआ, पहले इतना था। देखो बेटा पहले एम जी माइनस इतना था और अब हो गया एम जी, इसका मतलब क्या हुआ, इतना प्लस हो गया ना, यानी कि जितना घटा था उसमें से वही उतना प्लस हो जाना है, वो उतना प्लस हुआ। तो चेंज कितने का हुआ? तो डेल्टा एम जी बराबर यानी डेल्टा डब्लू बराबर कितना बेटा, डेल्टा डब्लू बराबर कितना हुआ, डेल्टा डब्लू प्लस हुआ, यानी कि क्या इतना, कितना एम ओमेगा स्क्वायर आर ई। क्या हुआ, घटा है कि बढ़ा है? बढ़ा है। इतना वेट बढ़ जाएगा, इतना वेट बढ़ जाएगा, मीन्स कि डेल्टा जी बराबर ए भी प्लस हुआ ना बेटा, कितना, ये हम हटा दो, ओमेगा स्क्वायर आर ई इतना प्लस हो जाएगा, मीन्स इतना इतना बढ़ जाएगा। तो यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे, घूमना नहीं अपनी जगह पे चक्करण, हाँ स्पिन मोशन, तो यदि अर्थ लेट अर्थ स्टॉप इट्स रोटेशन, पृथ्वी अपने एक्सिस पर चक्रण मोशन मीन्स स्पिन मोशन बंद कर दे, तो क्या होगा? पोल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, साउथ एंड नॉर्थ बोथ, तो पोल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। वेट, हर चीज़ का वेट, हर वस्तु का वेट बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आई, जितना उसका एम है, उस वस्तु का जितना है एम ओमेगा स्क्वायर आर ई, इतना डेल्टा डब्लू यानी कि इंक्रीज करेगा बेटा, वेट बढ़ जाएगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रभाव क्या होगा? यह भी बढ़ जाएगा। देखो डेल्टा जी बराबर ओमेगा स्क्वायर आर ई, इंक्रीज कर रहा है, एरो ऊपर यानी बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर ई बढ़ जाएगा। तो मैक्सिमम चेंज कहाँ पर? इक्वेटर पर। मिनिमम चेंज पोल पर। मैक्सिमम चेंज इक्वेटर पर, मिनिमम चेंज पोल पर, बाकी सब जगह पर मैक्सिमम मिनिमा के बीच की वैल्यू आएगी। हो गया? क्यों? क्योंकि वहाँ पर बाकी अन्य स्थान के लिए क्या होगा बेटा, अन्य स्थान के जो लेमडा पर डिपेंड करेगा ना, तो अन्य स्थान के लिए देखो बेटा आ जाओ, उसके लिए बता दूँ। देखो बेटा अदर प्लेस के लिए तो हम लोग 2 एक्सट्रीम प्लेस पढ़ रहे हैं, एक पोल और दूसरा इक्वेटर। बाकी के लिए देखो क्या होना है, तो बाकी के लिए एम जी डैश बराबर एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर लेमडा। जैसे मान लो बेटा कहीं पर कॉस 30 डिग्री है, कहीं पर 30 है 30 मान रख देंगे, 15 है तो 15 रख देंगे, 45 है तो 45 रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर उसका। तो हम ना अब जैसे मान लो बेटा, जैसे मान लो 30 डिग्री है तो नो प्रॉब्लम। देखो बेटा एम जी डैश बराबर एम जी माइनस एम
ओमेगा स्क्वायर आर ई cos 30 √3/2 यानी कि 3/4 देखो बेटा इंटू 3/4। ओके बेटा, सॉल्व कर देंगे, जो भी कुछ रहेगा ओमेगा की वैल्यू, जो भी कुछ रहेगा रेडियस, जो भी कुछ रहेगा बेटा सॉल्व कर देंगे ना। तो देखो अब ये तो जानते हो यम 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 चाहो तो कैंसिल कर दो ना, हो गया, सॉल्व हो गया बेटा। चलो आ जाओ। अब यहाँ से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, यहाँ तक कि क्लास फर्स्ट ईयर में भी वही क्वेश्चन आया बेटा, और IIT मेंस में भी आया है और नीट में भी आया है। क्या क्वेश्चन आया है कि अर्थ की वेलोसिटी ना, अर्थ की वेलोसिटी यानी कि ओमेगा कितना गुना हो जाए, हाउ मच टाइम्स, यानी कि प्रेजेंट वेलोसिटी का कितना टाइम्स हो जाए, कितना गुना हो जाए कि इक्वेटर पे सभी वस्तुएं भारहीन हो जाए। इक्वेटर पर जितनी वस्तुएं हैं वे सभी की सभी वस्तुएं भारहीन हो जाए। तो व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ स्पिन मोशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी किस स्पीड से घूमना शुरू कर दे कि इक्वेटर पे रखी हुई, भूमध्य रेखा पर रखी हुई, इक्वेटर पे रखी हुई सभी वस्तुएं भारहीन, वेटलेस हो जाए। आइए प्रूफ करके देखते हैं व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, तो ये क्वेश्चंस यह नीट में भी आया है, IIT मेंस में भी आया बेटा, और ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, IAS के प्रीलिम वगैरह में भी, जनरल नॉलेज में भी ये क्वेश्चन आता है। तो कीप इन माइंड एंड लर्न दिस। ओके, कम ऑन द पॉइंट, व्हाट इज द इक्वेशन। तो क्वेश्चन क्या बेटा कि एट व्हाट एंगुलर वेलोसिटी objects will be weightless on equator। ओके, इक्वेटर पर रखे गए सही वस्तुएं वेटलेस कब हो जाएंगी। तो हम लोग जानते हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑन द वेट ऑफ द बॉडी एट इक्वेटर, सिंस यू नो द स्टैंडर्ड इक्वेशन mg dash equal to mg minus m omega square r e cos square lambda। This is the fantastic equation. Since for equator देखो बेटा क्या होगा, इक्वेटर के लिए क्या होना देखिए, तो फॉर इक्वेटर लैम्डा बराबर क्या होगा, इक्वेटर के लैम्डा का मान 0 होता है। तो mg डैश बराबर कितना हुआ, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर ई हो गया। हमको ओमेगा की वैल्यू चाहिए ना, एट व्हाट वेलोसिटी दिस विल बी वेटलेस, ध्यान दीजिएगा, दिस विल बी वेटलेस। अब जब देखना तो ये वेटलेस हो गया, तो सिंस एपरेंट वेट शुड बी 0। क्वेश्चन में पूछा है कि किस एंगुलर, पृथ्वी किस स्पीड से स्पिन मोशन शुरू कर दे कि भूमध्य रेखा पर रखी गई सभी वस्तुएं भारहीन हो जाएं। तो फॉर वेटलेसनेस एट द इक्वेटर व्हाट शुड बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। तो नाउ mg डैश शुड बी 0। तो 0 बराबर mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर ई। दिस इज द फैंटास्टिक पॉइंट। अब जरा देखना बेटा, ये 0 हो गया, दोनों को इधर उधर कर दो, तो mg बराबर m ओमेगा स्क्वायर आर ई, बोथ साइड से m बोथ साइड से कैंसिल हो जाना है। तो ओमेगा बराबर कितना होगा बेटा, ओमेगा बराबर g अपॉन आर ई। तो ओमेगा बराबर क्या हुआ, अंडर रूट g अपॉन आर ई। ओके, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। यही आपको इतना ही सॉल्व करना होता है, तुरंत ही 4 नंबर पा जाते हैं नीट में। ओके बेटा, तो चाहे IIT में हो चाहे नीट में हो, 100% मार्क कैसे ही आते हैं, फटाफट सॉल्व कर दिए। दिस इज द फैंटास्टिक थियरी ऑफ द ग्रेविटेशन। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, देखिए आ गया। और क्या पूछा जाता है यहाँ से, चलिए प्रूफ करिए जल्दी से फटाफट। हाँ, अब रही बात बेटा कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। आ जाइए निकाल दिया जाए वो भी। चलो बेटा वैल्यू रख दो, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट, यदि जी को लगभग 10 मान लिया जाए ना बेटा, जस्ट 10 मान लिया जाए 10,
और अपान आर ई जानते हो कितना है, कितना बेटा बोलो जल्दी, 6400। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो 400 किलो में से दो बेटा, तो 400 तो 6400 किलोमीटर है ना, तो 2 जीरो यहाँ, आ किलोमीटर का 3, 1000 हो गया, 10 पर 5 कर दिया जाए ना बेटा, तो 10 पर 5 से 1 जीरो कट जा रहा है। अच्छा चलो 1 2 देखो 3 4 5 हो गया बेटा, 5 जीरो हो गया। चलो ध्यान देना, 1 जीरो से जीरो को हटा दो, तो हटा दिया, 1/64। देखो बेटा 4 जीरो का 2 जीरो और 64 का 8, मीन्स की व्हाट इज द फाइनल आंसर। देखो तो यहाँ पर क्या आया, ओमेगा बराबर कितना होगा, तो ओमेगा बराबर व्हाट विल बी द ओमेगा, तो ओमेगा बराबर 1/800 रेडियन पर सेकेंड। बेटा 1/800 रेडियन पर सेकेंड। यदि पृथ्वी का स्पीड 1/800 रेडियन पर सेकेंड हो जाए ओमेगा, 1/800 रेडियन पर सेकेंड, देखो बेटा देख रहे हो, तो 1/800 रेडियन पर सेकेंड हो जाए तो भूमध्य रेखा पर रखी गई सभी वस्तुएं भारहीन हो जाएंगी। और भारहीन होते ही क्या होगा, भारहीन होते ही क्या होगा बेटा, वो भारहीन हो जाएंगी, वेटलेस। तो जब देखो ना टीवी में देखे होंगे, सैटेलाइट के अंदर का दिखाया होगा, कभी देखे होंगे, तो सैटेलाइट के अंदर देखे होंगे जो साइंटिस्ट हमारे होते हैं, एस्ट्रोनॉट होते हैं, तो वह भारहीनता में होते हैं ना, वेटलेसनेस में होते हैं। तो फ्लोटिंग, दे विल बी इन द फ्लोटिंग स्टेट, इधर उधर तैर रहे होंगे। जैसे यदि ना पतंग हो, काइट, उसको काट दिया जाए डोरी उसकी, तो ना इधर उधर ना, तो फ्लोटिंग स्टेट में होंगे, तैर रहे होंगे, हाँ हवा में तैर रहे होंगे, तो भारी। तो ये सभी वस्तुएं, अब हम जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं बॉटल से, ऊपर से गिरा देते हैं, हाँ ऐसे, तो क्या वाटर पानी ऐसे गिरा पी पाओगे बॉटल से, नो, भारहीन है, नीचे आएगा नहीं, भारहीन है ना, वेटलेस है ना। तो यदि पृथ्वी इस स्पीड से घूमना शुरू कर दे बेटा, 1/800 रेडियन पर सेकेंड, डाटा नोट करिए, प्रूफ करिए पूरा डिटेल, कहाँ से आया, कैसे आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम, फर्स्ट ईयर में होगे बेटा, तो फर्स्ट ईयर में भी आपको ये क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में आएगा, नीट में भी आना है, IIT मेंस में भी आना है ना बेटा। चलो तो जा देखना, तो ओमेगा इक्वल टू 1/800, 1/800 रेडियन पर सेकेंड। इस स्पीड पर क्या हो रहा है, इस स्पीड पर भूमध्य रेखा पर रखी गई सभी वस्तुएं भारहीन हो जा रही हैं। इसका मतलब वहाँ की जो भी कुछ किताब कापी रखा रहेगा सब भारहीन हो गया। जब भारहीन नहीं है तो वहाँ चिपकेगा थोड़ी ग्राउंड पर, फ्लोटिंग स्टेट में होगा ना, हवा में तैर रहा होगा, हाँ, वो कांटेक्ट लॉस कर देगा, कांटेक्ट में नहीं रहेगा। टेबल पे बुक रखे हैं तो हवा में तैरेगा, और आप क्या रहेंगे क्या टेबल पे आप भी नहीं रहेंगे, आप भी हवा में तैरेंगे, सब कुछ हवा में तैर रहा होगा, हाँ सब कुछ हवा में तैर रहा होगा, उसे कहते हैं भारहीनता, भारहीन हो जाएगा। हो गया बेटा, चलिए फर्स्ट क्लास, आ जाओ। अब मैं आपसे पूछता एक क्वेश्चन, अब मैं आपको देता हूँ, हाँ इसको प्रूफ कर लीजिए, इसको अच्छी तरह से नोट कर लो बेटा, क्या क्यों कैसे, क्या क्यों कैसे, हो गया। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्या कि पृथ्वी किस स्पीड से घूमना शुरू करे कि इक्वेटर पर किसी वस्तु का भार 1/4 रह जाए। हाँ मारिए अब आंसर, पृथ्वी ना, व्हाट शुड बी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस so that apparent weight of any body at the equator becomes 1/4 of the initial। हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आ जाइए, हो गया होगा, नोट कर चुके हो बेटा, हाँ आप करिए, तब तक मैं हटा दूं इसको।
हो गया, कर लिए सब लोग, आ जाओ। चलिए क्या है क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन है कि कह रहा है कि mg डैश शुड बी mg/4, यही मतलब हुआ बेटा। यानी क्या है कि एपरेंट वेट मीन्स w डैश इक्वल टू w/4। ये क्या है? w डैश मीन्स एपरेंट वेट ना बेटा, एपरेंट वेट w डैश इक्वल टू, ये कौन सा वेट है? इनिशियल वेट जो पहले था। तो पृथ्वी किस स्पीड से घूमना शुरू कर दे कि इक्वेटर पर रखी गई कोई वस्तु अपने प्रारंभिक भार का 1/4 भार महसूस करे। चलिए, यानी कि ये दिया हुआ बेटा, अब जानते हो, देखो बहुत ही सिंपल बेटा, देखो जानते हो कि mg डैश बराबर ना mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर होता है, यही है। mg डैश को कह रहा है कि mg/4, देखो बेटा mg/4 बराबर mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो उसको उधर ला दो, m ओमेगा स्क्वायर आर है ना, इधर आ गया, बराबर क्या हुआ mg माइनस mg, देखो बेटा ये इधर आ गया, mg माइनस mg/4 ले सकते बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब सॉल्व कर दो इसी को, तो m ओमेगा स्क्वायर आर बराबर कितना बेटा 4mg माइनस mg, यानी कि 3/4 mg, नो प्रॉब्लम। m से m हटा सकते बेटा आराम से। चलो अगर देखना इधर आ जाओ, हाँ अब ओमेगा स्क्वायर आर क्या मिला? ओमेगा स्क्वायर आर बराबर ना, देखो बेटा ओमेगा स्क्वायर आर बराबर क्या 3/4, तो 3g/4 मिला, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना मिला 3g/4 आर हो गया बेटा, या ओमेगा बराबर कितना हुआ √3g/3/4, ये आर हो गया बेटा। फैंटास्टिक, दिस इज द आंसर। अब g/r का मान अभी हम लोग निकाले हुए थे अंडर रूट में ना, देख रहा, तो ओमेगा बराबर क्या हुआ √3/4 ले लिया जाए, और इंटू इसका मान g/r का मान आता है 1/800 ना, ये तो याद ही अभी भी निकाला है, रेडियन पर सेकेंड हो गया बेटा, बेटा रेडियन पर सेकेंड हो गया। अब जा देखना ओमेगा बराबर फाइनली यू कैन से √3 ले लिया जाए ऊपर, और 4 का वर्गमूल कितना होगा बेटा 2 में 8 का मल्टीप्लाई कर दिया 16, √3/1600 क्या रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द ओके क्या, हाँ बोलो, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो कुछ भी पूछा जाए इस तरह से आप देखो बेटा, ओमेगा कितना आया √3/1600 रेडियन पर सेकेंड, तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो गया, हो गया बेटा, बहुत ही आसान, हाँ सब कुछ। हाँ नोट कर लीजिए इसको, अच्छी तरह से नोट करो बेटा सब कुछ। देखिए ऐसे ही आपका क्वेश्चन 100% इस क्वेश्चन आपको मिल जाना है, 100% क्वेश्चन आपको ना मिल जाना बेटा, हो गया। आ जाओ चलो और आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा अब है पॉइंट हम लोगों का, आगे बढ़ा जाए, आगे हेडिंग शुरू किया जाए बेटा। तो अभी न्यूमेरिकल का एपिसोड तो अलग होगा, यह तो मैं इस फार्मूले का कैसे यूज करोगे बेटा आगे, तो मैं इतना ही बताया। न्यूमेरिकल तो अभी यहाँ धुआंधार न्यूमेरिकल झमाझम न्यूमेरिकल होंगे बेटा, अभी वो तो सब आगे आएगा। अभी तो मैं थ्योरी स्टार्ट किया हूँ, ये ग्रेविटेशन का एपिसोड नंबर 2 है। आ जाओ बेटा चलो, तो अब हम लोग ले लेते बेटा ना क्या कि ग्रेविटेशनल फील्ड ना, तो आ जाओ बेटा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, हेडिंग डाल दो इंटेंसिटी
इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके बेटा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ऐसे आई लिखा जाएगा और ऐसे इसमें जी लगा दिया जाएगा बेटा। दिस इज विल बी द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में वैद्युत क्षेत्र होता है तो हम लोग कैपिटल ई से लिखा जाते हैं, तब ई लिखते हैं ना बेटा। लेकिन यहाँ एक टेंडेंसी है कि यहाँ पर आई जी हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, किताबों में यूज़ किया जाता है, तो वही हम लोग भी यूज किया जाए। ठीक बेटा, चलो देखो तो आई जी, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? यह पहली बात यह है कि ग्रेविटेशनल फील्ड होती ही क्या है। तो कहीं पर भी जैसे मान लो बेटा यह एक मास कोई रखा हुआ है, यह एक कोई भी वस्तु एक यहाँ रखी हुई है, ठीक है, हाँ कुछ भी कंकड़ पत्थर कुछ भी ले लो बेटा, यह एक कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, ठीक हो गया बेटा। तो इसके चारों तरफ की सराउंडिंग एरिया, अब आपका जो पेन रखा है ना बेटा वह भी उसके भी चारों तरफ, जो किताब रखे हो ना उसके भी चारों तरफ, आप खुद बैठे हो तो खुद ही मास हो उसके भी चारों तरफ, हम खुद ही मास है मेरे भी चारों तरफ ना, हाँ कुछ भी ले लो तो उसके चारों तरफ मीन्स द सराउंडिंग एरिया अबाउट दिस ना बेटा। ऐसे बार डैश मार देते हैं बेटा, बनाने को जाए बैठ गई इसको टाइम, हाँ सब कुछ ये पूरा का पूरा सराउंडिंग एरिया। तो किसी भी एक वस्तु को यदि आप ले रहे हो तो उसके चारों तरफ का क्षेत्र, द फील्ड अराउंड द बॉडी, द फील्ड अराउंड द बॉडी, चारों तरफ सभी दिशाओं में, ऊपर नीचे आगे पीछे सब, तो पूरा समस्त यूनिवर्स में बेटा ना, कहाँ तक? जहाँ तक हम इसका मेजरमेंट कर सके वहाँ तक। तो कहाँ तक? जहाँ तक मेजरमेंट सके, तो जहाँ तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं दैट बिंदु इज कॉल्ड इन्फिनिटी। उस बिंदु को, उस पॉइंट को इन्फिनिटी कहते हैं। तो दिस इज द इन्फिनिटी अप टू हियर, द स्पेस अराउंड एनी मास इन विच एनी यूनिट मास कैन एक्सपीरियंस एनी एक्सटर्नल फोर्स, can experience a force of attraction, that field is called gravitational field ना बेटा। चलो, यानी कि किसी भी द्रव्यमान के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरी वस्तु यदि रख दे यूनिट मास की, बहुत ही छोटी माइन्यूट यूनिट मास की कोई भी वस्तु रख दे और वह अपने ऊपर एक फोर्स का अनुभव करे, तो हम कहेंगे कि यहाँ तक इसका गुरुत्वीय क्षेत्र है, यानी कि यहाँ तक उसकी गुरुत्वीय क्षेत्र है बेटा। सपोज दैट कि यहाँ से इसके सेंटर से बेटा कुछ दूरी पर यहाँ पर एक हमने छोटा सा वस्तु, कोई बहुत ही माइन्यूट वस्तु यूनिट मास का, m इज सो मच, दिस इज द 1 kg, या न्यूमेरिकल वैल्यू छोड़ दो बेटा, m मास सबने सपोज करिए रख दिया, एंड दिस डिस्टेंस इज r। होगा क्या? अब जानते हो कि यह वस्तु बड़ी है, यह वस्तु इसको अपने तरफ खींच रही है, पक्का, और यह वस्तु ये वाली इसको अपने तरफ खींच रही है कि नहीं? लेकिन जानते हो कि दोनों, यह भी F दोनों अवश्य बराबर होंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज लाइज द लाइन ज्वाइनिंग द मासेस, यानी कि हमेशा ही जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दोनों मास को मिलाने वाली लाइन के ऊपर ही रहता है, और यह म्यूचुअल अट्रैक्टिव होता है, यानी दोनों बराबर का फोर्स लगाते हैं, दोनों बराबर फोर्स अनुभव करते हैं। जितना फोर्स यह अनुभव कर रहा है F, उतना ही फोर्स यह भी अनुभव कर रहा है F। इसको उधर फोर्स लग रहा है इस पर, उधर, और उस पर इधर, तो यह किसका है? इसका, और ये किसका है? इसका। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन shows द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो दिस एरिया, द एरिया अराउंड द मास, इन विच
any other unit mass can experience a force of attraction that surrounding area up to infinity is known as ग्रेविटेशनल फील्ड, इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। एक लाइन लिख दो बेटा, एक लाइन लिख दो तो, हाँ मैं लिख दूँ, जल्दी से लिख दो, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखो लिखो, हाँ लिख लो। द सराउंडिंग एरिया around the surrounding area around any mass up to infinity in which any unit mass can experience a force of attraction, that surrounding area is called gravitational field, and the force experienced by that unit mass, this is the F। तो लिख दो बेटा, F बराबर इस वस्तु पर कितना फोर्स लगा। अब इसको हटा दे बेटा, डोंट बी कंफ्यूज हियर, कंसेप्ट समझ में आ गया है। अब इस पर हम देख रहे हैं कि यस व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बाय दिस ऑन दिस मास ऑन इट, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। तो F इक्वल टू जी, अब मान लो इसका मास बेटा कैपिटल एम है, तो जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस। एंड नाउ व्हाट इज द इंटेंसिटी, नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द इंटेंसिटी। चलो बेटा, इंटेंसिटी आई जी तब क्या है, कहीं पर भी ना बेटा जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो यह हमने एक यूनिट मास रखा हुआ है, स्मॉल मास रखा हुआ है, तो उस यूनिट मास पर जितना फोर्स लगा, ये सब मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट मास, फोर्स experienced by this test mass of the unit किलोग्राम। यानी कि यह टेस्ट करने के लिए जो हम लोगों ने छोटा सा द्रव्यमान रखा है, एकांक द्रव्यमान रखा है, 1 किलोग्राम का द्रव्यमान रखा बेटा, उस पर जितना फोर्स लगता है वही कहलाता है इंटेंसिटी कहलाता है। तो इंटेंसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करें, तो इंटेंसिटी इज द फोर्स ना बेटा, इंटेंसिटी इज द फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास। तो फोर्स पर यूनिट मास, देयरफॉर यू कैन राइट आई जी विल बी हाउ मच, एफ अपॉन एम। तो माइंड है देयरफॉर व्हाट विल बी द यूनिट, मात्रक क्या होगा, आई जी बराबर एफ बाई एम, न्यूटन पर के जी। तो न्यूटन पर के जी विल बी द इंटेंसिटी ऑफ यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी, एंड देन व्हाट हैपन, आई जी विल बी हाउ मच। नाउ एफ का मान देखो बेटा निकला हुआ है जी एम बाई आर स्क्वायर पर यूनिट, तो एम से डिवीजन कर दो ना बेटा, एम से डिवीजन कर दोगे, एम से डिवीजन कर दिया तो आया कितना, देखो बेटा आया कितना, आई जी विल बी इक्वल टू क्या मिला, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। देखा, तो ये तो पहले देख चुके हो ना, ये फार्मूला कहीं मिला था ना, हाँ मिला था। यहाँ पर एम ई था और यह आर ई था, यह एम ई था, यह आर ई था, और वही बन जाता है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेटा इसी को रखते हैं हम आई जी, और यही जब अर्थ की बात होती है तो बेटा इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। देखो बेटा आई जी है ना, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लिखो बेटा इसको, आई जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर। एम इसका मास है, आर दो सेंटर से सेंटर की दूरी है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो आई जी बराबर जी एम बाई आर न्यूटन पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन पर किलोग्राम स्क्वायर। बेटा न्यूटन पर किलोग्राम स्क्वायर, दिस इज द आई जी। अब यदि इसमें से यदि ये इसको हम अर्थ मान लें, लेट देखो बेटा, हाँ ध्यान दीजिएगा,
देखो यदि हम इसको अर्थ मान लें, देखो बेटा अब ऐसे कर दिया जाए, देखिए ऐसे कर दिया जाए, मान लीजिए अर्थ है, अर्थमास यम्मी, रेडियस आर ई, यहाँ और यहाँ कोई वस्तु ले लें, यहाँ पर कोई वस्तु ले लें स्मॉल एम, हो ना बेटा, देखो एम ई आर ई, यहाँ पर स्मॉल ले लें स्मॉल एम, और यह एम, यहाँ पर मैं देखूँ ना बेटा, देखो यहाँ पर देखा जाए तो कितना फोर्स लग रहा है, तो F बराबर क्या हो बेटा, F बराबर जी एम ई, ये अर्थ है बेटा, अर्थ, तो जी एम ई एम अपान आर स्क्वायर ले सकते बेटा, देखिए एकदम वही कंसेप्ट, जस्ट वैसे ही इसको अर्थ को लेकर के और उसके अर्थ के ऊपर ही मास रख के चेक किया जाए। तो देखो बेटा अब यहाँ पे देखो आई जी कितना हुआ तब आई जी बराबर कितना हुआ, जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर इंटू एम, यहाँ भी वैसे ही डिवीजन पर यूनिट मास लेना ना बेटा, देखो अब आई जी बराबर कितना हुआ था, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, और ये तो किसके बराबर हो गया, ये तो हो गया जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखा, इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई दूसरी वस्तु होती है तो उसको हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, लेकिन जब वही अर्थ यदि ले दिया जाए उस वस्तु के स्थान पर, इस वस्तु के स्थान पर अर्थ को ले लिया जाए बेटा, तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आई जी बोल रहे हैं, वहाँ पे हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कोई चीज़ नहीं होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक्चुअली क्या है, वह भी इंटेंसिटी को ही शो करता है। किसको शो कर रहा है, इंटेंसिटी को। फैंटास्टिक, हो गया बेटा। हाँ, क्या पढ़ रहे हो, P100 फिजिक्स, P100 physics. Acceleration, what do you mean by the intensity of the gravitational field? So this is the intensity of the gravitational field, means at any point in the space, the force experienced by the unit mass is called the intensity of the gravitational field. By equation you can write Ig equal to F by m, Ig equal to F by m, Ig equal to F by m. Mind here, Ig equal to F by m, ना बेटा, F by m, m से आपने डिवाइड कर दिया बेटा, फोर्स को डिवाइड कर दिया, जो भी कुछ आया दैट विल द आई जी। तो मेन फार्मूला क्या बेटा, मेन फार्मूला आई जी बराबर एफ अपान एम, मीन्स क्या, कहीं पर भी मास पर यूनिट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि पर यूनिट, फिर से सुनो बेटा, आई जी क्या है, इंटेंसिटी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, आई जी। ओके, यही क्या है, वही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। हो गया बेटा, आगे बढ़ा जाए, देख लो बेटा सब कुछ फर्स्ट क्लास। आओ अब जैसा देखो भाई, अब आगे बस फटाफट सारी हेडिंग्स हैं ये ना बेटा, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थ्योरी ज़्यादा है बेटा, उसके बाद मज़ा आएगा, पूरा थ्योरी जब पढ़े रहोगे ना तो न्यूमेरिकल में, ठीक, जीरो से स्टार्ट करेंगे बेटा, और हम पहुंचाएंगे वहाँ पर जिसके आगे फिजिक्स नहीं होती, हाँ पक्का नहीं होती बेटा, वहाँ तक पहुंचाएंगे हम इस चैप्टर को। ग्रेविटेशन जीरो से शुरू किया क्लास 9th से, क्या क्लास 6 से, ग्रेविटेशन क्या होता है यहाँ से क्लास 6 से शुरू किया हूँ, और पहुंचाऊंगा वहाँ पर जिसके आगे फिजिक्स नहीं होती, यानी कि अब उसके बाद रिसर्च स्टार्ट कर देना होगा, आईआईटी नीट के लिए अब उसके आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके, पक्का, हाँ। और हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चैनल सामने होगा, आप हम सामने होंगे, एपिसोड पे एपिसोड दनादन आते जाएंगे। ओके, और कोई भी इंडिया या पूरे विश्व का कोई भी चैनल यदि होगा बेटा, या कोई टीचर होगा, या इंडिया की कोई भी कोचिंग होगी, तो वहाँ पर ग्रेविटेशन ना, हाँ पक्का जरूर करना। कॉन्फिडेंस के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बोला तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए, हम अपने नहीं, मैं तो 22 साल से पढ़ाता हूँ ना, कई हज़ार तो हमारे स्टूडेंट डॉक्टर हैं, कई हज़ार तो IITian हैं, तो हमको तो कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई करने के लिए बता रहा हूँ। तो जब ये चैप्टर पूरा होगा ग्रेविटेशन, तो मिलाना
और देखना कि क्या इंडिया के किसी नोट्स में ये सारी चीज़ें हैं, क्या इंडिया के किसी कोचिंग के नोट्स में सारी चीज़ें हैं, क्या इंडिया के किसी भी चैनल में ये सारी चीज़ें हैं, क्या इंडिया के किसी भी कोचिंग के टीचर ने आपको इससे बेहतर कोई चीज़ दिया है, क्या इंडिया का कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूट इंडिया का चैलेंज, किसी का नाम नहीं लेंगे ना, है ना बेटा। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो हर जगह बच्चे आकर के पढ़े हुए हैं, इंडिविजुअल फिजिक्स पढ़े हुए हैं बेटा, क्लासेज में पढ़ते हैं ना। जितना वहाँ कुल विषय का फीस देते हैं वो उतना फीस आकर के खाली यहाँ एक विषय का जमा करते रहे, एक विषय का। जितना वहाँ कोटा में जितना पूरी विषय का फीस दिए होंगे वहाँ उतना एक विषय का फीस दे के पढ़ते हैं, केवल फिजिक्स पढ़ते हैं। इसलिए मैं बोला, और वो बच्चे ही वहाँ की सारी बातें बताते हैं, तो उसी के बेस में आपको बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो लेकिन ये सारे सब चैप्टर पढ़ने के बाद पता चलेगा, यानी सारे एपिसोड इस चैप्टर का पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो पढ़िए, और उसके बाद कहीं पर भी कोई भी हो जो आपका फ्रेंड सर्किल वगैरह में कोई भी हो, इंडिया में कहीं भी पढ़ा हुआ हो, तो उसके बाद में उससे आप डिस्कशन करिएगा और तब देखिएगा कि व्हाट आर यू, आप क्या है, आपको क्या मिला है। हाँ, बशर्ते थोड़ी मेहनत से पढ़ाई करिए, एपिसोड को ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए, जो बातें बोलता हूँ बेटा फास्ट नोट करते जाइए, मज़ा तब आएगा। ओके, चलो आ जाओ। तो फिलहाल हम आगे और बढ़ते बेटा। तो आईजी हम लोग देख चुके हैं कि व्हाट इज द इंटेंसिटी। नाउ द क्वेश्चन कि यह आईजी, देखो बेटा आईजी है ना बेटा, आईजी यह इस क्वांटिटी कैसी है, स्केलर की वेक्टर। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र जानते हो बेटा, कोई भी फील्ड होता है वह फील्ड हमेशा ही इनर्जेटिक स्पेस को शो करता है ना, इनर्जेटिक स्पेस को शो करता है बेटा। और वह फील्ड हमेशा ही, कोई भी फील्ड हो, चाहे वह इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वह मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वह ग्रेविटेशनल फील्ड हो, फील्ड हमेशा क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो IG दिस इज द वेक्टर, IG इक्वल टू वेक्टर। एंड नाउ द पॉइंट दैट व्हाट विल बी द नाउ द डायरेक्शन। तो सिंस यू नो IG इक्वल टू माइनस GME बाई R स्क्वायर कर दिया किसी के लिए, जैसे मान लो G लिखेंगे बेटा, G लिखेंगे तो RE रख दिया जाएगा और मास अर्थ का ले लिया जाएगा ना। तो किसको ले लिया जाए, चाहे तो अर्थ के लिए भी लिख दो, अर्थ ही के लिए लिख लो। चलो बेटा अर्थ के लिए फॉर अर्थ लिख देता हूँ बेटा, फॉर अर्थ ना बेटा। अभी समझे है ना सब कुछ। देखो RE हो गया बेटा, अब RE स्क्वायर करोगे तब यहाँ कोई वेक्टर लगाना पड़ेगा कि नहीं, एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। क्यों, इधर वेक्टर है तो उधर भी तो वेक्टर चाहिए। तो जानते हो किसी भी स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए एकांक वेक्टर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो क्या बन जाएगा, IG इक्वल टू माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा आया, अभी पिछले एपिसोड में ग्रेविटेशन फर्स्ट में बताया हूँ आपको। तो माइनस GME अपॉन, यू कैन राइट नाउ दिस, कैसे लिख सकते बेटा, R स्क्वायर, R क्या है बेटा, वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R, दिस इज द मैग्नीट्यूड। IG बराबर क्या हुआ, माइनस GME बाई RE क्यूब एंड पोजिशन वेक्टर R, दिस इज द IG। तो एक ऐसे एक किस फॉर्म में हो गया, या दिस इज द वेक्टर फॉर्म। ये पहला वाला कौन सा था, स्केलर फॉर्म था, नहीं पूरा वेक्टर ही फॉर्म लिखा हुआ बेटा। चलो ये भी क्या है, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर यूनिट जानते ही हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नो क्या था बेटा, हाँ नहीं वो क्या था बेटा, न्यूटन पर किलोग्राम स्क्वायर। हाँ IG ये था बेटा, फिर से देख लो, IG बराबर फोर्स अपॉन मास था ना बेटा। तो चलो तो IG बराबर क्या निकला, यूनिट क्या बना, न्यूटन पर केजी। ओके, न्यूटन पर केजी हो गया। आ जाओ, तो दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी है ना। आओ, यदि कहीं पर भी हो गया बेटा, आ जाओ आगे बढ़ा जाए फटाफट, चलते आगे। अब ये बताओ कि IG का मान 0 कहीं हो सकता है क्या, IG का मान कहीं पर 0 हो सकता है कि नहीं, जल्दी बोल दो फटाफट। IG का मान 0 कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर, और कहाँ होगा, कहीं और भी हो सकता है क्या, पक्का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, अरे भाई ऐसे कैसे, चलो यहाँ पर है बेटा एक मास मान लो M1, यहाँ पर दूसरा मास मान लो M2, फैंटास्टिक। अब जैसे मान लो बेटा कि इनके बीच की डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस है L,
एल है। ओके, मैं कहूँ कि एट व्हाट डिस्टेंस, मान लो सपोज ऐसे कर दिया जाए कि यहाँ पर m है बेटा, और यहाँ पर हम इसको m2 को, ये m2 चलो ऐसे रहने दो, ये m है बेटा m1 और इसको m2 कर दो, और यहाँ लिख दीजिएगा कि m1 बराबर m है और m2 बराबर ना बेटा 4m है। सपोज m2 बराबर 4m है और ये डिस्टेंस है l, ठीक बेटा। अब मान लो कि हम लोगों को ये बताना है ना बेटा, जैसे मान लीजिए, चलिए एल का भी मान रख दिया जाए, क्या आओ जो रख दिया जाए, चलो एल बराबर मान लो 16 मीटर कर दिया जाए, 16 मीटर। सपोज करिए कि एल का मान है कितना, 16 मीटर। हाँ, कुछ भी ले लिया जाए, कुछ भी ले लेते बेटा। मान लीजिए कि एल की वैल्यू बेटा ये है, एल मान लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। चलो अभी हम एल मान लेते हैं। अब हम आपसे कह रहे हैं कि एट व्हाट प्लेस बिटवीन मासेस। बेटा अभी ये थ्योरी वाला लेक्चर है, सब कुछ न्यूमेरिकल तो बाद में आएगा, लेकिन बस जो टॉपिक है वहाँ कैसे सोचने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको बस आइडिया दे रहे हैं। क्यों, ये न्यूमेरिकल एपिसोड नहीं है, न्यूमेरिकल एपिसोड बेटा तो पूरा थ्योरी फिनिश होने के बाद स्टार्ट होता है। चलो बेटा देखो, तो एट व्हाट प्लेस बिटवीन मासेस एनी अदर बॉडी कैन नॉट एक्सपीरियंस फोर्स। क्या कह रहा बेटा, कह रहा है कि दोनों मास के बीच में किस प्लेस पर, किस स्थान पर किसी दूसरे मास को रख दिया जाए तो वह कोई फोर्स अनुभव नहीं करेगा। एट व्हाट प्लेस बिटवीन मासेस एनी अदर बॉडी कैन नॉट एक्सपीरियंस फोर्स। बहुत ही सिंपल सी बात बेटा, सपोज किया जाए कि यह वह प्लेस है कि जहाँ पर IG 0 है। पक्का जानते हो क्यों, देखो बेटा IG बराबर होता है ना F/m, तो F बराबर कितना हो गया, IG गुणे m हुआ ना। यदि IG को, मास तो कभी शून्य होता नहीं भाई, मास तो कभी 0 होता नहीं, तो F को 0 होने के लिए क्या होना होगा, IG को 0 होना होगा। मास तो कभी 0 होगा नहीं, तो F तभी 0 हो सकता है, ध्यान देना बेटा कि लेट F = 0। यदि F 0 हो रहा है बीच में कहीं पर, यदि यहाँ पर इस मास पर F 0 हो रहा है बेटा, तो अवश्य ही IG 0 होगा। पक्का IG 0 होगा, यानी कि इस बिंदु पर IG का मान अवश्य 0 होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो लेट F = 0, IG शुड बी 0, IG मस्ट बी 0, IG को 0 होना ही होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पर हम कोई दूसरी वस्तु रख देते हैं और इस बिंदु पर कोई भी IG 0 है, तो वहाँ पर यदि वस्तु को रख देंगे तो फोर्स भी 0 होगा। देखो F बराबर देख रहे हो ना, लेट F बराबर 0, यानी कि कहीं पर भी यदि F 0 है बेटा, तो इसका मतलब है कि IG वहाँ 0 है ना। फिलहाल इस एग्जाम्पल में आ जाओ, चलो आगे बढ़ा जाए। जल्दी से नोट करो फास्ट। चलिए अब देखिएगा हम कैसे कर रहे हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा न्यूमेरिकल्स हैं और इस पर न्यूमेरिकल आएगा। अभी तो मैं इस न्यूमेरिकल की थ्योरी यहाँ समझा दे रहा हूँ आपको, ये थ्योरी में न्यूमेरिकल की थ्योरी बता रहा हूँ बेटा, और इसमें आपको न्यूमेरिकल्स आएगा करने को। हटा दें, नोट कर लिया। चलो एक बात क्लियर हो चुकी है क्या, एक बात यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर IG 0 है, तो चूंकि दो मास हैं, एक मास यहाँ पर है और एक मास यहाँ पर है, दो मास हैं, तो अब दो मास का वहाँ पर IG होगा। इस मास का IG किधर होगा, इधर होगा IG1। जानते हैं कि वस्तु की तरफ ही होता है गुरुत्वीय क्षेत्र। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एनी बॉडी विल बी टुवर्ड द बॉडी, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस and this will be the direction of this IG2, IG1. What will be the net IG? So net IG will be, this is the vector quantity and therefore vector sum IG1 plus IG2
हो गया बेटा, IG1 plus IG2, this will be the vector sum. Since it is given that this is the 0, देखो IG डैश 0 बोला है ना, तो 0 बराबर क्या हुआ, IG1 बराबर माइनस IG2 हो गया बेटा। यानी कि दोनों यदि दोनों एक दूसरे के, देखो ध्यान दीजिएगा बेटा, दोनों न्यूमेरिकली बराबर हो, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का बराबर हो, दिशा विपरीत हो, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर हो, IG1 बराबर IG2 हो और दिशा विपरीत हो, तो दिशा विपरीत तो है ही दोनों का। इस तो क्या शो कर रहा है, यह शो कर रहा है बेटा, देखो ये क्या शो कर रहा है, यह शो कर रहा है कि IG1 का मान IG2 के बराबर हो। तो यदि ऐसा है तो IG नेट का मान 0 होगा, तो फोर्स भी अवश्य ही वहाँ पर उस बिंदु पर 0 होगा, चाहे किसी वस्तु को, चाहे जितना भी kg का हो, चाहे उसका मास कुछ भी हो, या किसी भी मास की वस्तु को हम इस बिंदु पर रख दें तो उस पर लगने वाला फोर्स 0 होगा। पक्का, श्योर? चले, हाँ जल्दी नोट करो बेटा, बस ये सब एक बार देख लो, बस ये सुना एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्यों कैसे, क्या क्यों कैसे। P100 फिजिक्स हम लोग पढ़ते नहीं हैं, केवल हम लोग धुनाई करते हैं, उस चैप्टर को इतना धुन देते हैं बेटा कि आपके दिमाग में अच्छी तरह से सब कुछ क्या क्यों कैसे बैठ जाए। और उसके बाद में न्यूमेरिकल्स और जो एग्जाम में आने वाले होते हैं उसके लिए हम लोग जानते हैं सुपर मैजिकल ट्रिक्स। सुपर मैजिकल ट्रिक्स आपको मैंने समझा दिया हूँ कि आप सॉल्व करके बड़े बड़े में तो निकाल ही सकते हो, लेकिन जिस क्वेश्चन को देखते ही आंसर मार देना है तो उसके लिए हम क्यों बेवकूफ़ी करें, क्यों जा करके एग्जाम पीरियड में हाल में हम क्यों बड़े बड़े में लगाएं, देखते ही आंसर मारेंगे ना। जो टाइम बचेगा वह टाइम हम अपना बड़े क्वेश्चन पे लगाएंगे, जो टफ क्वेश्चंस 1 2 4 आए होंगे। तो फिलहाल दिस इज द कंडीशन फॉर दिस क्वेश्चन। एट दिस पॉइंट फोर्स शुड बी 0, IG net IG will be 0 here, and by this explanation now you can solve this question. What will be the answer of this question? चलो अब देखो बेटा, यहाँ पे वस्तु बनी थी ना बेटा M1। चलो अब सपोज किया जाए कि इस वस्तु से यहाँ से दूरी x है, सपोज द डिस्टेंस इज x, देन व्हाट विल हैपन, IG अब तो पा ही चुके हो कि IG1 बराबर IG2 होना चाहिए, है कि नहीं। तो देखो Gm1 बाई यहाँ से x माने हम लोग, तो x स्क्वायर बराबर क्या Gm2 बाई, तब यह पूरा L है और यह x है तो बचेगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, G से G कैंसिल, M1 को क्या माने बेटा m अपान एक्स स्क्वायर बराबर कितना M2 4m माने हो अपान L को शायद 16 माना गया था, आप लोग माने थे ना बेटा, L बराबर 16 मीटर कर देना बेटा ना, हाँ कोई वैल्यू ले लिया जाए समझने के लिए। तो देख बेटा, तो 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फैंटास्टिक। अब जब देखना बेटा m से m कैंसिल हो गया। चलो अब 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 4 अपान 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैन बी रिटन। अब देखो बेटा, अब इससे बात क्या हुआ, या दोनों साइड से स्क्वायर कर दिया जाए इसका, तो रूट ले लिया जाए, तो 1 अपान एक्स बराबर कितना होता है, देखो यहाँ 2 आ गया, 2 अपान और क्या आया, ये भी रूट हो गया, तो 16 माइनस एक्स हो गया, कैन बी रिटन 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 बाई रूट हट गया। चलो बेटा 2x अब क्या निकला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x बराबर कितना हो बेटा, 2x बराबर 16 माइनस एक्स हुआ बेटा, x इधर ला दो, 3x बराबर 16 इम्प्लाइज दैट व्हाट x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 16 अपॉन 3 मीन्स x इक्वल टू कितना जाएगा 5, 15 1 10 3 5.3, तो 5.3 मीटर। ओके यानी कि x बराबर 5.3 मीटर पर इस कंडीशन में दो वस्तुएं हैं बेटा, एक का मास m है तो दूसरे का 4m है, एक का मास m है तो दूसरे का मास 4m है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 16 मीटर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस l बराबर 16 मीटर है बेटा। तो किस बिंदु पर किसी दूसरे तीसरे मास को रख दिया जाए कि वह किसी फोर्स का अनुभव ना करे। तो ऐसा करने के लिए कंडीशन अभी चेक किया है हम लोगों ने, IG1 बराबर क्या निकाले हो, IG2 निकाले हो बेटा,
IG1 की वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, x = 5.3 मीटर। एनी प्रॉब्लम? हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो, नो एनी प्रॉब्लम। P100 फिजिक्स में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती बेटा। ओके, चलो तो अभी यहाँ तक कहाँ तक पहुँचे हम लोग? तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे IG ना, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कैसी राशि है, तीव्रता कैसे निकालते हैं, इस पर क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, और रोटेशन का प्रभाव जी पर क्या पड़ता है, भार में कमी कैसे होती है ना। हाँ, एक बात तो है बेटा, कितना हाँ चलो चलो बेटा, अब अगले एपिसोड में लेते हैं, यहीं रोक देते हैं बेटा। चलो तो अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लेकिन अभी पहले न्यूमेरिकल तो बहुत सारे आ रहे हैं दिमाग में बेटा, लेकिन अभी न्यूमेरिकल नहीं लेंगे, पहले पूरा थ्योरी कर दें। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम लोग को क्या देखना है, इसके बाद क्या है, अब अभी इंटेंसिटी देख लिया बेटा, तो अब इसके बाद हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड देख लिए हैं, अब हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तब फिर देखेंगे कि हालो सेल, किसी सेल के लिए, खोखले गोले के लिए उसकी IG और VG वगैरह कैसे बदलता है। फिक्स क्वेश्चन है आपके IIT का और नीट का। फिर सॉलिड स्फीयर के अंदर या पृथ्वी के अंदर G का मान यानी कि IG कैसे बदलता है। हम IG की बात करें, G तो पढ़ चुके हम लोग और जानते हैं कि वही फार्मूला वहाँ पर भी है, लेकिन सेंटर से अब क्वेश्चन ये ऐसे हो जाएगा कि कोई एक सॉलिड स्फीयर है या पृथ्वी के केंद्र पर आप खड़े हैं और वहाँ से परिधि की तरफ जाते हैं, यानी कि सरकमफ्रेंस की पृथ्वी की सतह की तरफ जाते हैं, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता मीन्स IG कैसे वेरी करेगी, उसका ग्राफ कैसा होगा। VG यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी कि गुरुत्वीय विभव वह कैसे वेरी करेगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, एक बार हालो के लिए और एक बार सॉलिड के लिए। फिर अगले एपिसोड में क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, तो IG हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया बेटा। अब आएगा ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किन बातों पे डिपेंड करती है, हो गया बेटा। तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा जाएगा और इसके वेलोसिटी, फिर उसके बाद में ऑर्बिटल वेलोसिटी, फिर सैटेलाइट, फिर केप्लर्स लॉ वगैरह वगैरह सब थ्योरी फिर नहीं सुनने के बाद में स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो फिर अभी क्या करिए, अभी बेटा ये जहाँ तक हुआ है इतना अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। थ्योरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आगे कुछ भी समझने के लिए थ्योरी स्ट्रांग बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं, अभी इसके बाद में फिर मिलते हैं ग्रेविटेशन पार्ट 3 में। ओके।